Hello everyone, this is Archie Verma and in this video you are going to learn about female reproductive system. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो हम लोगों ने देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेनली पेल्विस रीजन के अंदर लाई कर रहा होता है लेकिन जब आप बात करते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लाई कर रहा होता है पेल्विक रीजन के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाई कर रहा होता है पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन के अंदर का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर। एग्जैक्टली हमें जैसे पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विक। ठीक है, तो ये जो पेल्विक रीजन वाला पार्ट है इसके अंदर एग्जैक्टली ओवरीज, उसके अंदर एग्जैक्टली ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, है ना, ये सब प्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है, ये मेनली जो क्या फिर बोल सकते हो आप, जो हमारा मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक फीमेल के अंदर, जो कि ओवरी है, जिसके अंदर एग्जैक्टली ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वो पेल्विक रीजन के अंदर लाई कर रही होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। मेनली एक फ़ीमेल के अंदर या फिर एक नॉर्मल इंसान के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर 2 तरीके की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होती हैं। एक होती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारी जो ओवरी आती है फीमेल के अंदर, या फिर जो ओवरीज आती हैं फीमेल के अंदर, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आती है, बिकॉज वो गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रही होती है। ओवा का, एग का फॉर्मेशन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के अंदर होता है, इस वजह से उसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमारे पास जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है, ओविडक्ट्स हैं, है ना, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सारी की सारी जो आती हैं वो हमारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर हमारे सामने आती हैं। अगर मैं एक पेल्विक गर्डल दिखाऊं या फिर एक पेल्विक गर्डल, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो पेल्विक रीजन है, जो पेल्विक गर्डल वाला पार्ट है ना, उसी के आसपास वाला रीजन जो है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पेल्विक रीजन है, यहाँ पे हम एग्जैक्टली देखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। लेट्स से कि एक फ़ीमेल है, उसकी यहाँ पर ये बॉडी है। ठीक है, ये लेट्स से कि एक फ़ीमेल के अंदर यहाँ पर प्रॉपर कलर कर लेते हैं। ये एक फ़ीमेल की बॉडी है, इसको हमने यहाँ से कट करा या फिर क्रॉस सेक्शन कट किया बेसिकली, तो हमें कैसे देखने को मिल रहा है? ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैसे देखने को मिल रहा है? अगर हमने क्रॉस सेक्शन कट किया तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर एक यूट्रस है, एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, यूट्रस नाम की, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो यूट्रस प्रेजेंट है इसके नीचे थोड़ा सा सर्विक्स होगा, सर्विक्स वाला रीजन है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ उसमें वजाइना होगा। ठीक है, जो कि मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा होता है हमारे सामने। उसके आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये जो यूट्रस है इससे 2 ऐसे करके स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स या फिर 2 ओविडक्ट्स निकल रही हैं। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब या फिर ये जो ओविडक्ट है ये फर्दर कुछ आप बोल सकते हो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि अगर मैं अपने हाथ के बारे में बताऊं तो मेरा जो कम्प्लीटली पूरा मेरा जो 4 लिम्ब है उसमें भी मेरे पास अलग अलग पार्ट आता है ना, जैसे कि एक मेरे पास हो गया मेरे फैलेंजेस वाला पार्ट, है ना, एक हो गया मेरा रिस्ट वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे ही ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि एक पार्ट आता है एम्पुला, एक आता है इस्थमस, एक आता है इन्फंडिबुलम, ऐसे करके इसमें कुछ कुछ पार्ट डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो उसी पार्ट में से एक यहाँ ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये जो मैंने बनाया यहाँ इस साइड पे, इस साइड वाले पार्ट में, इस साइड वाले पार्ट को बेसिकली हम लोग इन्फंडिबुलम बोलते हैं। और इसी इन्फंडिबुलम के ऊपर से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिय। और ये फिम्ब्रिय कहीं ना कहीं हम लोगों को मदद करती हैं, या फिर जो बेसिकली हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मदद करती हैं, ताकि वो ईजिली जो ओवा निकलने वाला है उसको कैच कर सके। ठीक है, ईजिली जो ओवर निकलने वाला है उसको ईजिली कैच कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि या मैं येलो कलर से बना रही हूँ ओवरी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ओवरी निकल रही होती है। अब ये जो ओवरी होती है ये यूट्रस की वॉल से भी अटैच होती है, और हमारी जो अब्डोमिनल वॉल्स हैं उसके थ्रू भी, मतलब उसके साथ में बेसिकली अटैच होती है। ठीक है, सपोर्ट लेती है बेसिकली, आप बोल सकते हो। ओके, अब जैसे मैंने इस तरीके से दिखा दिया, अब काफ़ी हद तक चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली है कि इंटरनली चीज़ें किस तरीके से दिख रही होती हैं। अब मैं एक करके थोड़ा बहुत काम बताना शुरू कर रही हूँ। ये जो ओवरी है, पहले हम बात कर रहे हैं इस ओवरी की। ठीक है, ये जो ओवरी है, जो ये येलो कलर से मैंने बनाई है, ये वाला, ये ओवरी क्या करती है, ये हर मंथ बाय मंथ ये
ओवा का या फिर एग का प्रोडक्शन करना शुरू करती है। लेकिन एग्जैक्टली होता कैसे है LH के इन्फ्लुएंस में, FSH के इन्फ्लुएंस में, या जो भी चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवरी की, तो ओवरी क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ऑफ ओवरी है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक पेयर ऑफ ओवरीज़ हैं या फिर 2 ओवरीज़ हैं। तो अब ये जो ओवरीज़ हैं, जैसे मान लो कि फर्स्ट मंथ में जब प्यूबर्टी रीच हुई है, जो भी चीज़ है, तो ये वाली ओवरी ने ओवर बनाया या फिर प्रोड्यूस किया, अगले मंथ में ये वाली प्रोड्यूस करेगी, फिर उसके बाद जो थर्ड मंथ आएगा तो ये वाला प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ऐसा है कि ये ऑल्टरनेटिवली अपना अपना काम करती रहती हैं। ठीक है, इनका सिर्फ और सिर्फ काम यही होता है कि ओवा का प्रोडक्शन करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे ओवा मान लो ये निकल आया, जैसे मान लेते हैं कि ओवा निकल आया, तो ये ओवा मान लेते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ओवा को कैच करने के लिए यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ताकि जो ओवा है उसको ईजिली कैच कर लिया जाए और फैलोपियन ट्यूब में अंदर डाल दिया जाए। ठीक है, ताकि उसको फैलोपियन ट्यूब में अंदर ईजिली डाल दिया जाए। तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं फिमरिए। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं फिमरिए। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि फिमरिए के थ्रू जो ओवा है इजीली कैच कर लिया गया है, अब उसको डाल दिया गया है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये फर्दर मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, या फिर 3 हिस्सों में होती है, फिर 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। आप पहली चीज़, आप फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोल सकते हो, आप फैलोपियन ट्यूब को सालपेंजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, आप फैलोपियन ट्यूब को सालपेंजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो हमारे पास जो हमारा ओवरी है, सॉरी जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से रीजन्स होते हैं एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला होता है इस्थमस रीजन। ठीक है, बीच वाला जो रीजन होता है, बीच वाला जो ये रीजन है, ये वाला, इस वाली रीजन को आप बोल सकते हो एम्प्यूलर रीजन, काफ़ी तक फूला फूला सा होता है एम्प्यूलर रीजन। एंड ये वाला जो रीजन आया, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला जो रीजन आया मेनली, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम, इसको इस्थमस एंड इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और ये वाला एम्प्यूला। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हो गई। तो अगर ओवा निकला, पहले उसको कैच किया फिमरिया ने, फिमरिया के बाद वो निकला, मतलब फिर वो गया इनफंडिबुलम पे, इनफंडिबुलम के बाद वो गया एम्प्यूला पे, एम्प्यूला के बाद इस्थमस पे, एंड देन फिर वो मतलब इस्थमस तक तो वो पहुँचता भी नहीं है, पहले एम्प्यूला तक जाता है, एंड एम्प्यूला के तक जाने के बाद ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एम्प्यूला में बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है, एंड वहाँ से फिर चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि एक्जैक्टली क्या होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, ये सब चीज़ें। तो ओवा निकला, फिमरिया ने कैच किया, इनफंडिबुलम तक गया, कहाँ गया, इनफंडिबुलम तक गया, उसके बाद में एम्प्यूला पे गया, एम्प्यूला में भी रहता है वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ऐसे करके आप याद रखो कि मेनली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन होता है हमारा जो एम्प्यूला वाला रीजन है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे आता है हमारे पास यूट्रस। तो यूट्रस वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन मैं बताती हूँ अभी, ये जो सेंटर वाला रीजन है इसको मैंने ड्रॉ भी किया था इवन, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं यूट्रस। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको बोल रहे होते हैं यूट्रस। ठीक है, अब ये जो यूट्रस है आप इसको साथ में हिस्टरी भी बोल सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल भाषा में बोलो यूट्रस। ठीक है, अब ये जो यूट्रस होता है इसमें बेसिकली ब्लड की लाइनिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड की लाइनिंग होती है, और इसी के अंदर बेबी जो है अपना प्लेसेंटा ग्रो करता है, या फिर प्लेसेंटा बेसिकली ग्रो होती है, एंड उसके साथ में बेबी को नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको बताया अबाउट द फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, अबाउट द सालपेंजेस, इसके अंदर एग्जैक्टली ओवा का किस तरीके से मूव कर रहा होता है। जैसे मान लो हमें समझ में आ गया कि फिमरिया ने कैच किया ओवा को और उसने आगे की तरफ फेंक दिया, आगे यानी कि जो हमारा पहले इनफंडिबुलम रीजन है, उसके बाद फिर एम्प्यूलर रीजन है, फिर उसके बाद इस्थमस में जाता है एज द जाइगोट या फिर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एम्प्यूला तक एग्जैक्टली ओवा पहुँचा कैसे, उसके पास अपने आप ही स्पर्म की तरह कोई मोटाइल टेल तो है नहीं जो उसकी मोटिलिटी में मदद करेगी, उसको मूव करने में मदद करेगी। एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये जो हमारे पास यहाँ में दिख रही होती है ना, ये जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है, इनके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। ठीक है, और ये सीलिएटेड एपिथेलियम पे क्या होता है कि एग्जैक्टली सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलिया मूवमेंट करते करते ऐसा मूवमेंट कराते हैं कि जो ओवा है वो एम्प्यूलर रीजन तक पहुँच जाता है। मेनली इसी तरीके से जो ओवा है वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम लोग यूट्रस की। तो यूट्रस में क्या बताया था मैंने कि यूट्रस एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें कि मेनली बेबी का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जो एग्जैक्टली आप बोल सकते हो, जैसे हमने बात की थी आगे की तरफ भी यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, मतलब बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है जो ये यूट्राइन वॉल होती है।
ठीक है। यूट्रस की भी तीन लेयर्स होती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले भी देखो कि यूट्रस की लेयर होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, वो ब्लड की वॉल होती है, उसको कम्प्लीटली ब्लड से बनी होती है। वहाँ पे बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद में प्लेसेंटा ग्रो करती है एंड बेबी वहीं से नरिशमेंट लेता रहता है। यानी कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट की जो स्टेज है या फिर जो जहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है वो मेनली यूट्रस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने बताया था कि सर्विक्स है और नीचे की तरफ वजाइना है। वजाइना मेनली कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। एग्जैक्टली जब कॉपुलेशन होता है, ठीक है, तो वो वजाइना के साथ ही होता है, मतलब बेसिकली वजाइना इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड सर्विक्स और ये जो वजाइना है साथ में मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर अकेले आप सर्विक्स को बोल रहे हो, जैसे आप अकेले सर्विक्स को बोल रहे हो एंड यहाँ पे नीचे की तरफ वजाइना है, ठीक है, तो ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स की जो बेसिकली कैनाल होगी उसको आप बोलते हो सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और उसके साथ में ही जब आप वजाइना की कैनाल को भी जोड़ दोगे तो उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल, और इसी बर्थ कैनाल के थ्रू जो बेबी का बर्थ है वो होता है, ठीक है। मतलब सर्विक्स की जो कैनाल है उसको बोलते हो सर्वाइकल कैनाल, और जो वजाइना की बेसिकली जो वजाइनल की कैविटी है, फिर कैविटी बोलो या फिर कुछ भी बोलो, जो ये सर्वाइकल कैनाल है और जो वजाइना है बेसिकली, ठीक है, उसके उन दोनों को साथ में जब आप ऐड कर दोगे या साथ में जब आप उसको जोड़ दोगे तब आप वो बोल सकते हो कि वो बर्थ कैनाल है। मेनली कहने का मतलब क्या है, यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है, ठीक है, और उसके नीचे वजाइना होता है। जो सर्विक्स होता है उसकी कैनाल जो है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, एंड वजाइना तो होता ही है, ठीक है, एज अ खुद कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप उसको बोलने लगते हो बर्थ कैनाल के तौर पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलने लगते हैं, बर्थ कैनाल। अब इतना हो गया, और मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से ओवी जो एग का प्रोडक्शन है वो करती है ऑल्टरनेट मंथ्स में, ठीक है। उसके साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं अबाउट द अदर थिंग्स, कि पीछे की तरफ हमारे पास जब आप इसका साइड व्यू देखोगे, ठीक है, मैं एक बार आपको साइड व्यू बता देती हूँ कैसा दिखता है। जैसे हमने तो अभी तक जो सामने से दिखता था वैसे देख लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार देखते हो कि कोई फीमेल है, ठीक है, लेट्स से कोई फीमेल है और वो क्या कर रही है, वो साइड से खड़ी हुई है और फिर हम क्रॉस सेक्शन कट कर रहे हैं, तो मेनली क्रॉस सेक्शन में क्या दिख रहा होता है हमें क्रॉस सेक्शन में क्या दिख रहा होता है चीज़ें, ठीक है। ये बना देती हूँ मैं पहले एक बार, ठीक है। लेट्स से हमने इतना बना लिया। इसके बाद में एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता इस तरीके से है कि लेट्स से ये वजाइना है, ये जो है आपके वजाइना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जैक्टली हमें सामने से दिख रहा था कि सीधा सीधा यूट्रस था, यूट्रस एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होता है, यूट्रस एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ से उसकी मैं जो फैलोपियन ट्यूब्स बना रही हूँ वो अलग अलग के बना देती हूँ। ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो इस तरीके से निकल रही होती हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो, मतलब ऐसे बाहर तो निकलेंगी बॉडी के अंदर, बट लेकिन ये ऐसे करके निकल रही है और यहीं पर ऐसे करके होता है, और यहाँ से ये ओवरी जो होती है ऐसे करके यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे करके वही अटैच तरीके से विद द एब्डोमिनल वॉल एंड विद द यूट्राइन वॉल, बेसिकली यूट्रस के साथ में, यूट्राइन वॉल नहीं लेकिन यूट्रस के साथ में अटैच होती है ऐसे करके। एंड इसी के साथ में यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ पे उसमें फिम्बरी निकले होते हैं, वैसी चीज़ें जैसे मैंने बताया अभी वैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब सामने से देख रहे हो तो आपको ईजिली पता नहीं चलेगा कि ये 90 डिग्री के एंगल पे, लेकिन जब आप साइड से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वजाइना है एंड जो अपना यूट्रस है वो 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे से, ठीक है। अब इतना देख लिया। एग्जैक्टली अब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताया कि आगे की तरफ ये सब चीज़ें हो गई, पीछे की तरफ यहाँ पर पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ यहाँ पर बोन्स होती हैं, बेसिकली बोन्स बोला फिर ये बोल सकते हो आप कि पीछे की तरफ से जो हमारे पास जो हमारी बेसिकली सैक्रम है या कॉकिक्स हैं वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हमारे पास ऐसे करके हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम को फॉर्म कर रही होती है। उसी के साथ साथ में यहाँ पे पीछे की तरफ जो हमारी एनल कैनाल है, ठीक है, ये मान लो ये आपका रेक्टम है, ये मान लेते हैं ये रेक्टम वाला एरिया है, एंड यहाँ पर एग्जैक्टली ये एनस एरिया है, ठीक है, ये हो गया एनस, एंड ये वाला आप मान लो कि ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम हो गया, ठीक है, ये रेक्टम हो गया, एंड ये पीछे ये वाला जो है ये एनस एरिया हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि आगे की तरफ आपका यूट्रस वगैरह हो जाएगा एंड पीछे की तरफ आपका एनस हो जाएगा एंड बेसिकली रेक्टम हो जाएगा, ये सब चीज़ें। और उसके पीछे आपके पास जो आपका की जो बोन्स हैं, जो आपकी सेक्रम है, कॉकिक्स है, वो प्रेजेंट होगी इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपका वर्टेब्रल कॉलम में पार्टिसिपेट करती है, वो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर आपको कंपेयर करना है मेल्स के यूरिनरी ब्लैडर के साथ में फीमेल की यूरिनरी ब्लैडर को, तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं ये जो पर्टिकुलर ओवरीज है इसकी थोड़ी लोकेशन हटा दूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पर
इसी की आगे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे जैसे हम देखते थे मेल्स के अंदर, जैसे हम लोग देखते थे मेल्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर था और जो सीमेन का पाथवे था, बेसिकली यूरिन का जो पाथवे था और जो सीमेन का पाथवे था वो काफ़ी हद तक आगे जाके यूरेथ्रा के थ्रू हो जाता था, सेम। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पे वजाइना जो मेनली कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो अलग है, और यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा है बेसिकली वो अलग है, ठीक है। यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग है और जो वजाइनल ओपनिंग है वो अलग है। इवन आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि जो मेल्स का यूरिन पाथवे है और जो फीमेल का यूरिन पाथवे है वो डिफरेंट होता है, वो इसी वजह से होता है। एंड साथ ही साथ में जब मान लेते हैं कि जब बेबी डेवलपमेंट होना होता है, इसी हमारा जो ये यूट्रस है उसी के अंदर होता है, या फिर स्टर है उसी के अंदर होता है, तो ये जो यूट्रस है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है साइज़ में। इस वजह से जो पेल्विक रीजन होता है वो थोड़ा सा स्वलन लगता है, बड़ा लगने लगता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में जो बेबी का डेवलपमेंट है, बेबी का जो वेट है वो आकर के सीधा लाई कर रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर पे। इस वजह से मेनली जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके अंदर उन्हें जो यूरिन होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हद तक फिर कम हो जाती है। साथ ही साथ में एक और चीज़ बता देती हूँ, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक, जैसे आप देख सकते हो कि जो फीमेल का यूरेथ्रा है, ठीक है, या फिर जो उसकी लेंथ है वो काफ़ी हद तक कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। और इसी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज यूरेथ्रा जो होता है वो फीमेल का वो काफ़ी तक छोटा होता है, ठीक है, उसकी लेंथ काफ़ी तक कम होती है। तो इनसे रीड कर लेते हैं आप। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, या फिर आप उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो, यूट्रस जो कि सिंगल होता है नंबर में, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया एग्जैक्टली रह गया, बाकी सब लोगों ने देख लिया है, सर्विक्स भी देख लिया, वजाइना भी देख लिया, एग्जैक्टली क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया रह गया, वो बता दूंगी अभी आपको। पहले आगे पढ़ लेते हैं। These parts of the system, along with a pair of the mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. एग्जैक्टली देखो क्या है बताया हुआ है कि ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारा का सारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर साथ ही साथ में जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये काफ़ी हद तक ऐसा रोल प्ले कर रही होती है जो कि सपोर्ट कराता है बेसिकली ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन को कौन सपोर्ट कराता है? बेसिकली जो हमारा ओवरीज है। फर्टिलाइजेशन जो हमारी ओविडक्ट है, साथ ही साथ में जो प्रेगनेंसी है यूट्रस, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, बर्थ के लिए जो हमारा सर्वाइकल कैनाल है या सर्विक्स है बेसिकली, एंड जो विजाना है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, एंड चाइल्ड केयर के लिए मेमरी ग्लैंड जिसमें से कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ओके। एंड मेमरी ग्लैंड भी बचा है, वो भी मैं बता दूंगी अभी आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, ovarian hormones. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस की जो वॉल है बेसिकली यूट्रस से, और जो आसपास की जो पेल्विक वॉल है, ठीक है, उससे एग्जैक्टली जो हमारी ओवरीज होती हैं वो अटैच होती हैं। उनका डायमेंशन बताया हुआ कि उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, ठीक है। साथ ही साथ में जो ये ओवरी होती है इसके बाहर जो जैसे हमने देखा था टेस्टिस के बारे में कि उसके पास एक डेंस कवरिंग होती है आउटसाइड, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ओवरी के पास एक थिन एपिथेलियम कवरिंग होती है, एक थिन एपिथेलियम कवरिंग होती है, ठीक है। उसके पास उसकी बाहर की तरफ एक थिन एपिथेलियम कवरिंग होती है, किसकी? ओवरी की। और जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरी जो होती है वो हर महीने मतलब ऑल्टरनेटिवली एक ओवा प्रोड्यूस करती है, और ये ओवा का प्रोडक्शन जब होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता रहता है साथ साथ। जैसे जैसे आप ओवा का ग्रोथ देखते हो ना, या फिर जैसे जैसे आप एग का ग्रोथ देखते रहते हो, वैसे वैसे उसमें से एस्ट्रोजन रिलीज होता रहता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दिया कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे करके रिलीज होते रहते हैं। एंड इवन रिलैक्सिन या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ हार्मोन्स, HCG, HPL, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब, ठीक है। एग्जैक्टली आगे देखना शुरू करते हैं एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, a peripheral cortex and an inner medulla. Exactly मैं इसको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ चीज़ें कैसे लिखी हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मान लो ये येलो कलर का हमारे पास ओवरी है,
ठीक है। ये जो ओवरी दे रखा है, ये जो येलो कलर का ओवरी दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एग्जैक्टली चीज़ें क्या हैं कि मान लो ये जो मैं बना रही हूँ ब्लू कलर का, ये इसके पास बाहर की थिन एपिथेलियम लेयर है, इसके पास ये बाहर की थिन एपिथेलियम लेयर है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर की है, ये हमारे पास ओवरी की जो थिन एपिथेलियम लेयर है वो है। अब इसके अंदर जो एंटायर ये वाला सरफेस है, इसको आप क्या बोलते हो, उसको आप एंटायरली बोलते हो स्ट्रोमा, इसको आप क्या बोलते हैं एंटायरली, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला सरफेस है हो जाएगा स्ट्रोमा, और बाहर की तरफ जो लेयर रही है या जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है वो हो गई थिन एपिथेलियम लाइनिंग, जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रही है ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोमा मैंने बनाया है, इसका भी जो पार्ट है बेसिकली हमने उसको डिवाइड कर दिया। इसका जो पार्ट है ये बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला जो ये एरिया है, इसको हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि ये जो एरिया जिसमें मैंने डैशेज बनाया है, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरिफेरल कॉर्टेक्स, या फिर आप सिंपल से कॉर्टेक्स बोल सकते हो इसको। पेरिफेरल जो बाहर की तरफ है, पेरीफेरी पर है, साइड में जो प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं हम कॉर्टेक्स। और अंदर का ये जो अंदर वाला मैं बना रही हूँ अब, ये वाला जो पार्ट है जो ग्रीन से बनाया है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं मेडिला, ठीक है। बाहर वाले पार्ट को हमने बोल दिया कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को हमने बोल दिया मेडिला। बस यही चीज़ इस लाइन में लिखी हुई थी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमें डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम में एग्जैक्टली चीज़ें कैसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी हद तक कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हो गया यूट्रस, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे हमें प्रेजेंट दिख रहा है। एंड उसके आगे आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद में अभी मैं बताती हूँ प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, पर उसके बाद में जैसे हमें पीछे दिख रहा है यहाँ नीचे की तरफ ये सर्विक्स रीजन हो गया, एंड यहाँ पे ये नीचे की तरफ वजाइना हो गया, पीछे की तरफ ये हो गया रेक्टम, एंड यहाँ पे हो गया एनस एरिया, ठीक है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये वाला, ये मैं अभी बताऊँगी बिकॉज ये एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया यूरेथ्रा, ओके, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो ही गया था। अब एक्जैक्टली क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है हमें पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ लो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, उसके अंदर जितनी हमारे पास सारी 206 हड्डियाँ हैं सबके नाम बताए हैं। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे हमारे पास होती हैं, हमारे जो पेल्विक गर्डल बनाने के लिए जो बोन रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो प्यूबिस बोन क्या करती है, वो आगे आकर के दो प्यूबिस बोन मिलती है, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बोला, फिर बोला आप कार्टिलेज। तो जब उसको क्रॉस सेक्शन, आपने उसको क्रॉस सेक्शन में काटा है ना, एक पेल्विक गर्डल को अपने क्रॉस सेक्शन में जब काटा है तो वो दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन में ये काट करके कि यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट है, ठीक है। बस इतना ही है। जब वो दोनों आपस में आकर मिलती है, जैसे मान लो ये हड्डी है, ठीक है, ये प्यूबिक बोन है और यहाँ पे भी प्यूबिक बोन है, जब ये आपस में आकर के यहाँ पे मिल रही है, जब ये आपस में आकर के यहाँ पे मान लो मिल रही है, तो इसको रीजन को दिखाया हुआ है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो अब अगर आपने इसको क्रॉस सेक्शन में कट किया साइड से तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ये इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं बता देती हूँ एक्जैक्टली एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या देखने को मिलता है। अब मान लो कि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये मैं बना दे रही हूँ पीछे पूरा एरिया, ठीक है, स्किन कलर में, ठीक है, ये स्किन कलर में मान लो ये ऐसा करके एरिया है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें कैसे देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर हो गई है हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक। ये हमारे पास जो हमारा प्यूबिक रीजन है बेसिकली वहाँ पे हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है नॉर्मली, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, तो वो हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी हद तक, यहाँ पर एक फैटी कुशन काइंड ऑफ सरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फैटी जो टिश्यू है, फैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो रखा है, और यहाँ पे हमारे पास हेयर ग्रोथ भी है काफ़ी हद तक, ठीक है। ये वाला रीजन जिसमें फैटी टिश्यू का डिपोजिशन है या फैटी टिश्यू का डिपोजिशन है और साथ साथ में हेयर की ग्रोथ हो रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस एरिया को क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अब ये जो एरिया हो गया मॉन्स प्यूबिस का, इसके नीचे एक्जैक्टली चीज़ें कैसे प्रेजेंट होती हैं मैं बताती हूँ। एक्जैक्टली होता क्या है, इसके नीचे मॉन्स प्यूबिस के नीचे जो पेल्विक रीजन है उसमें हमने मॉन्स प्यूबिस देख लिया कि फैटी टिश्यू की डिपोजिशन होगी, उस पर बहुत सारी हेयर ग्रोथ है। एंड उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दो लेबियल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं हमें। ये हो गया पहला लेबियल फोल्ड, एंड इसके बाद में अंदर होता है दूसरा लेबियल फोल्ड, ठीक है। तो ये जो लेबिया का मतलब क्या होता है, लेबिया का मतलब होता है लिप जैसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लेबिया का मतलब होता है लिप जैसे स्ट्रक्चर्स। तो ये बाहर वाला जो है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। एंड अंदर वाले को बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। बाहर वाले को बोलते हैं लेबिया मेजोरा एंड अंदर वाले को बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा मेजोरा, ठीक है। मेजर ऐसे समझ लो कि वो बड़ा है तो मेजर ऐसे करके नाम याद रखो, और अंदर वाला है तो लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जैक्टली चीज़ें कैसे होती हैं, उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली एक ऑर्गन प्रेजेंट होती है, एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लिटरिस, जो कि होमोलोगस होती है पीनस के,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रा की ओपनिंग बेसिकली, और यहाँ पे पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है हमारा वजाइना या फिर वजाइनल ओपनिंग। बेसिकली वजाइना तो नहीं, वजाइना तो अंदर होगा प्रेजेंट, बिकॉज वो कम्प्लीटली एक काइंड ऑफ कैनाल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, मेनली कॉपुलेशन होता है। लेकिन एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग है जो कि पार्शियली कवर्ड होती है, जो कि पार्शियली आपको देखने को मिलेगा कि कवर्ड होती है, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, वो अभी देखेंगे, बट इधर देखो। उसके बाद में यहाँ पर पीछे की तरफ पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एनल ओपनिंग है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, आगे की तरफ मॉन्स प्यूबिस, फैटी टिश्यू का डिपोजिशन, फिर देन यहाँ पे लेबियल फोल्ड्स, लेबियम मेजोरा, एंड अंदर की तरफ लेबियम माइनोरा। उसकी जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिटरस, ठीक है, जो कि होमोलोगस है पीनस के, और साथ ही साथ में जो सेक्सुअल एक्साइटेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड देन बीच में आती है, यानी कि इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे होते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। एंड पीछे की तरफ जो वजाइनल ओपनिंग है वो जो कि पार्शियली कवर्ड होती है। अब पार्शियली एग्जैक्टली कवर होती किससे है, हाइमन से कवर होती है। अब हाइमन जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी पहले इतना ध्यान रखो कि हाइमन से कवरिंग होती है और पीछे की तरफ जो हमारा एनस है या फिर एनल ओपनिंग है वो होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक जो चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, जो कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो है यूरेथ्रा की ओपनिंग है, फिर यूरेथ्रा है बेसिकली, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है लेबियम माइनोरा अंदर की तरफ, एंड यहाँ पे फिर दिखाया हुआ है नीचे की तरफ लेबियम मेजोरा, वजाइनल ओरिफेस या फिर आप बोल सकते हो कि वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे एनस की ओपनिंग दिखाई हुई है, वही सेम चीज़, एंड यहाँ पे आगे की तरफ क्लिटरस दिखाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे रीड करना शुरू करते हैं। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना constitute the female accessory ducts. Fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edge of the infundibulum possess finger-like projection called fimbriae, which help in collection of the ovum after ovulation. जैसे मैंने आपको बताया कि फिम्ब्रिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि काफ़ी हद तक मदद करती हैं ओवा को कैच करने में या फिर एग को कैच करने में, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो गया है तब। उसके साथ साथ में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फैलोपियन ट्यूब के कुछ 3 रीजन्स होते हैं या फिर 3 पार्ट में डिवाइडेड है फर्दर, वो इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला पार्ट है अगर आप फैलोपियन ट्यूब के कंपैरिजन में बोल रहे हो तो, या फिर आप फैलोपियन ट्यूब के लिहाज से बोल रहे हो तो जो हमारा इनफंडिबुलम है, ठीक है, पहले तो हमारा ओवरी से ओवा निकला, देन फिम्ब्रिए कैच करेगी उसको बेसिकली, देन इनफंडिबुलम एक फनल शेप स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको डायग्राम में बनाया भी था लेकिन मैंने बताया नहीं था शायद। तो जो इनफंडिबुलम होता है वो हमारा फनल शेप का होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं उसके आगे की, यानी कि जो हमारा लाइन लिखी थी ओविडक्ट जो होती है, फिर फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जो साल्पेंज जो होती हैं, मेनली ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और हमारे ओवरी का, जैसे मैंने बताया था कि ओवरी के अंदर स्ट्रोमा होता है, वैसे ही ओवरी की जो बाहर की लाइनिंग होती है थिन एपिथेलियम की, और ये जो स्ट्रोमा है बेसिकली वो भी 2 हिस्से में डिवाइड है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एक होता है इनर मेडुला। तो ये जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहाँ से एग्जैक्टली ये जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे वो लाई कर रही होती है, वहाँ से एक्सटेंड करती हुई ओवा को लेके जाती है यूट्रस तक, इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हमारी ओवरी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो ओविडक्ट है, जो फैलोपियन ट्यूब है बेसिकली, यूट्रस है एंड जो वजाइना है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाती हैं। सर्विक्स पूछेंगे तो सर्विक्स को मना कर देना, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है कि जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है, जो हमारा यूट्रस है, जो हमारा वजाइना है, ये 3 ऐसे ये ही 3 सिर्फ हमारे पास जो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बना रही हैं। इवन हम लोगों ने मेल्स में भी देखा था कि मेल एक्सेसरी डक्ट कौन बनाती थी, जो कि एग्जैक्टली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। सेम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब कर रही है, यूट्रस कर रहा है, वजाइना कर रही है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछते हैं कि मेल एक्सेसरी डक्ट कौन सी है, तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, लेकिन सर्विक्स नहीं आती है, सर्विक्स यहाँ पर नहीं आती है, ये 3 ही आती हैं खाली, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना, सर्विक्स यहाँ पर नहीं आती। एंड फैलोपियन ट्यूब कितनी लंबी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, और पेरिफेरल ओवरी से यूट्रस की तरफ एक्सटेंड कर रही होती है,
सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला पार्ट जो कि ओवरी से प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा नज़दीक जो प्रेजेंट है वो होगा इन्फंडिबुलम, जो कि आगे जाके लीड करेगा फिम्ब्रिए को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम लोग ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट दे रखे हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। ठीक है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे रखे हैं, फिम्ब्रिए, यहाँ पे ये दे रखी है ओवरी, जो कि हमारे पास जो हमारा यूट्रस की वॉल है उससे अटैच्ड है, साथ साथ में जो हमारा यू कैन से जो हमारा पेल्विक वॉल है उससे भी अटैच्ड होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स होते हैं, जैसे आपको बताती हूँ लिगामेंट्स कैसे होते हैं। बेसिकली लिगामेंट्स क्या करते हैं, वो 2 बोन्स को आपस में अटैच करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बोन्स नहीं, लेकिन आपका जो ओवरी है वो भी इसके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपकी जो यूट्रस है उसकी वॉल और जो पेल्विक वॉल है बेसिकली वो ओवरी को उसकी पोजीशन प्रोवाइड कर रही है। साथ साथ में नीचे की तरफ होगा सर्विक्स, सर्विक्स की जो कैनाल है सर्वाइकल कैनाल, एंड नीचे की तरफ वजाइना। उसी के साथ साथ में हमारे पास यहाँ पर यूट्रस का अच्छा खासा जो प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर है उसको दिखाया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यूट्रस का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो यूट्रस का ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं यूट्राइन फंडस। एंड यहाँ पे यूट्रस में जो कैविटी है, जहाँ पे एग्जैक्टली बेबी को ग्रोथ होने का एरिया मिलेगा या जो स्पेस प्रोवाइड होगा वो हो जाएगा यूट्राइन कैविटी। और बाकी की इसकी यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, पर अभी एक बार ऐसे देख लेते हैं। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, अंदर अंदर एंडो, मायोमेट्रियम बीच की लेयर, एंड पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर, पेरीफेरल लेयर। ठीक है, अब आगे ज़रा बात कर लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं एग्जैक्टली चीज़ें क्या दे रखी हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये यूट्रस की वॉल्स जो हैं वो क्या क्या करती हैं, कौन कौन सा किस किस का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। जैसे मैंने आपको बताया था इन्फंडिबुलम के बाद एम्प्यूला आता है, जो कि काफ़ी हद तक स्वोलन पार्ट होता है ओविडक्ट का, और यहीं पे एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होता है। The last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus। सिंपल सी बात है, isthmus का जो lumen होता है वो काफ़ी तक पतला होता है। इवन आप डायग्राम में भी ये चीज़ देख सकते हो कि एम्पुला का जो रीजन है वो काफ़ी तक चौड़ा है, और जो हमारा यूट्रस के पास वाला जो isthmus है उसका रीजन थोड़ा सा पतला है, वो थोड़ा नैरो ल्यूमन वाला है, उसका जो ल्यूमन है वो काफ़ी तक पतला है, और सब में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओवा को यहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ कॉल्ड वूम। The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix। ये काफ़ी हद तक हमने चीज़ें देख ली थी। बस एक चीज़ है कि यूट्रस को हम लोग वूम भी बोलते हैं, एंड साथ साथ में आप उसको हिस्टेरा भी बोल सकते हो। यूट्रस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं एंड वूम भी बोल सकते हो आप। सिंपल सा जो यूट्रस है उसका शेप कैसा है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो पियर होता है, जो हमारा फ्रूट होता है पियर, वो किस तरीके से दिखता है, वो काफ़ी हद तक इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, वो हम लोगों को काफ़ी हद तक इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उसी जगह अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, और हमारा जो यूट्रस बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो हम लोगों को बनता है इस तरीके का, कुछ इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया था पहले भी, और इवन हम लोग एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बोला गया है कि ये हमारा हो गया पियर, ये हमारा हो गया पियर, और हमारा हो गया यूट्रस। तो ये जो हमारा यूट्रस है ये इन्वर्टेड पियर, या फिर पियर को जब आप उल्टा कर दोगे तो वैसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जैसे मैंने आपको बताया था, विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby। तो exactly देखो होता क्या है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस होता है, यूट्रस की 3 लेयरिंग होती है। मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, लेट्स से ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। अब इस यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, जिसमें आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली होता कैसे है। तो ये मैं मान लेते हैं हम लोग कि ये हो गई बाहर वाली लाइनिंग, एक ये हो गई बीच वाली लाइनिंग, एंड ये वाली जो हो गई हमारे पास मोटी सी अंदर वाली लाइनिंग हो गई है। ठीक है, अब बाहर वाली लाइनिंग हो गई पेरीमेट्रियम की लाइनिंग, अंदर वाली या फिर बीच वाली जो बेसिकली है वो हो गई मिडिल लाइनिंग मायोमेट्रियम की लाइनिंग। तो कैसे याद रखो, बाहर वाली पेरीफेरल लाइनिंग पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, एंड अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो लाइनिंग होती है इसमें जो पेरीमेट्रियम की लाइनिंग है बेसिकली
जो प्रोटेक्शन का काम है, ऑब्वियसली बात है पेरिफेरल में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन का काम, सपोर्ट का काम, इस तरीके से काम काम करती है बेसिकली। एंड जब हम बात करते हैं मायोमेट्रियम के लिए, तो मायोमेट्रियम की जो लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। वो किससे मिलके बनी है? वो बनी है स्मूथ मसल से मिलके। तो ये जो स्मूथ मसल होती है ना, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए। एक ऑक्सीटोसिन, जैसे हम लोग, अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की, जो कि जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जो स्मूथ मसल है बेसिकली उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मायोमेट्रियम है इसके ऊपर उस ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। अब ऑक्सीटोसिन जब भी रिलीज होता है वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के चलते बेबी का जो डिलीवरी होती है, फिर बेबी का जो पार्चुरेशन होता है, उसमें ये काफ़ी तक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मायोमेट्रियम है इसमें ये स्मूथ मसल की मिलके बनी होती है और ये डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन में मदद करती है। ठीक है, और बात रहती है ये जो ई वाली एंडोमेट्रियम है, इनसाइड जो लेयर है, ये क्या करती है? ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अबाउट द पीरियड्स या फिर अबाउट द मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, तो इसमें एग्जैक्टली जो ब्लीडिंग होती है एक फीमेल को, वो इसी लेयर के टूटने की वजह से होती है। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है ये क्या करती है? हर मंथ अपने आप को डेवलप करती है, हर मंथ अपने अंदर चेंजेस करती है। पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर अपने आप को प्रोलिफरेट करती है, अपने आप को ग्रो करती है, अपने ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है, अपने ऊपर बहुत सारा ब्लड लगाती है, अपने ऊपर बहुत सारा न्यूट्रिशन लगाती है, इन होप कि अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाता है तो जाइगोट आएगा, कोई एम्ब्रियो आएगा, उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा, बेबी को नरिशमेंट देना पड़ेगा। इस वजह से ये हर मंथ, हर साइकिल के अंदर, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप को ग्रो करती है, अपने अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब बेबी नहीं आएगा, मेरा ओवर वेस्ट हो चुका है, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये अपने आप को तोड़ देती है। ये कम्प्लीटली जो ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है जिसमें कि बहुत सारा ब्लड होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, ये अपने आप को तोड़ देती है और ये ब्लड के फॉर्मेट में बाहर आने लगती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या पढ़ा? एग्जैक्टली हम लोगों ने पढ़ा कि पेरीमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो बाहर की प्रोटेक्शन के लिए है, मायोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, फिर पार्चुरेशन के टाइम पे, जो कि बेबी को एग्जैक्टली बाहर निकालने का काम करते हैं। और साथ साथ में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो नरिशमेंट का काम करती है। ये ग्लैंडुलर होती है नेचर में और हर साइकिल बाय साइकिल अपने आप को डेवलप करती है इन होप कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो बेबी को नरिशमेंट मिल जाए। ठीक है, अब आगे के बारे में बात करते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबे मेजोरा, लेबे माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटरिस। इस हम लोगों ने बात की। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन भी होती है उसके ऊपर, ऑब्वियसली बात है फैटी टिश्यू होता है अंदर, ऊपर से स्किन होती है, उसके ऊपर हेयर होते हैं। द लेबे मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी हद तक कि जो लेबे मेजोरा होता है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के। ठीक है, फिर लिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, जो कि जो हमारा म्यू मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है, जो हमारा मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये लेबे मेजोरा जो होता है ये कुछ फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है बेसिकली उसको सराउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा लेबिया माइनोरा है ये ऐसे पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। ऑब्वियसली पता है, जैसे मैं आपको बना के बताया था, लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। द क्लिटरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो पीछे बना था डायग्राम साइड का। ठीक है, जब साइड का क्रॉस सेक्शन दिखाया था जिसमें कि हमें बोन्स भी दिखाई है, प्यूबिक सिम्फाइसिस भी दिखाया, उसमें दिखाया प्रॉपर तरीके से क्लिटरिस को। और क्लिटरिस जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि अंदर की तरफ भी काफ़ी तक प्रेजेंट होती है, जो कि स्टिमुलेशन करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर की तरफ लेबिया माइनोरा के जो जंक्शन है स्टार्टिंग का, उधर प्रेजेंट होता है क्लिटरिस, उसके पीछे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग एंड उसके पीछे यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के भी पीछे होता है वजाना, जो कि बेसिकली जो लेबिया मेजोरा है वो एग्जैक्टली से कवर कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद में द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। अब एक एग्जैक्टली बता देती हूँ मैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वजाइना होता है उसकी पार्शियल कवरिंग होती है हाइमन से। ठीक है, ये जो पार्शियली कवरिंग मेम्ब्रेन होती है हाइमन, ये एग्जैक्टली प्रेजेंट होती है एक फीमेल के अंदर, जो कि क्या करती है एग्जैक्टली आपको रिलायबल इंडिकेटर नहीं दे सकती इंटरकोर्स का। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, वजाइना होता है, वजाइना की एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं हम हाइमेन।
एक पार्शली कवरिंग होती है, हल्की फुल्की, ऐसे नहीं बोल सकता कि कंप्लीटली कवर होता है। किसी किसी के अंदर एक्सेप्शंस होती है कि कंप्लीटली कवर होता है, किसी किसी के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्शली कवरिंग होती है। जनरली आप देखोगे तो पार्शली कवरिंग एक मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइनल ओपनिंग पे देखने को मिलती है जनरली, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जैक्टली क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, हॉर्स राइडिंग की वजह से, साइकिलिंग की वजह से, या फिर स्पोर्ट्स में एक्टिव होने की वजह से, या सडन फॉल से, क्या पानी गिर गए, है ना, या फिर कुछ भी इस तरीके से रीजंस की वजह से ये जो हाइमेन होती है वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन ये लोग जनरली इसको क्या करते हैं ना, इसको कंपेयर करने लगते हैं विद समवन्स फर्स्ट इंटरकोर्स। जनरली क्या देखा जाता है कि जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो ये जो हाइमेन है ये ब्रेक करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट इंटरकोर्स पे जो हाइमेन है ये ब्रेक नहीं हो रही है तो उसका फर्स्ट इंटरकोर्स नहीं है, बिकॉज और भी अलग अलग रीजंस हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया। इवन हमारे पास टेम्पॉन्स हैं आजकल, हमारे पास आजकल के डेट में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे टेम्पॉन्स हो गए, या फिर हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप होता है जो कि फीमेल्स क्या करती हैं, वजाइना के अंदर इंसर्ट कर लेती हैं, सिंपल सी बात है। तो उस वजह से, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, साथ साथ में कहीं आप गिर गए, तो इस वजह से, इन सब रीजंस की वजह से भी जो ये हाइमेन है ब्रेक हो जाती है। मतलब आप सिंपल से बोल सकते हो फर्स्ट इंटरकोर्स एक रीज़न हो सकता है, साथ साथ में कोई इंसान, मतलब लाइक कोई फीमेल है वो गिर गई, ठीक है, या फिर वजाइनल टेम्पॉन का इंसर्शन किया उसने, या फिर जो मेंस्ट्रुअल कप है उसका इंसर्शन किया, या फिर साथ साथ में वो कोई स्पोर्ट्स में, या फिर हॉर्स राइडिंग में, या फिर साइकिलिंग में, या फिर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर रखा है उसने, तो उस केस के अंदर भी, इन सारे केसेस के अंदर ही बेसिकली हाइमेन ब्रेक हो सकती है। तो अगर कोई इंसान, ये जो फर्स्ट इंटरकोर्स वाला जो मिथ है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के अंदर या फिर फर्स्ट कोइटस के अंदर ही जो हाइमेन है वो ब्रेक होगी, ठीक है। तो आगे बस रीड करना है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horse riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Definitely कि अगर हाइमेन है या फिर नहीं है, इवन कि कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर इवन आफ्टर द इंटरकोर्स ये हाइमेन जो है वो परसिस्ट कर जाती है, ठीक है। तो आप हाइमेन के थ्रू आप कंप्लीटली कोई चीज़ नहीं बोल सकते कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है या नहीं है। हाइमेन का प्रेजेंस होना या फिर एब्सेंट होना एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है किसी इंसान की वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमारे पास आता है हमारा जो मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट है वो, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग इसे यहाँ पे पढ़ते क्यों है, पहली बात तो मेमोरी ग्लैंड में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन जो है या फिर जो लैक्टेशन वाला पार्ट है बेबी के बर्थ के बाद वो यहाँ पे से इन्वॉल्व है। इस वजह से हम लोग मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन किसके अंदर होता है, तो मिल्क का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है एल्वियोलाई के अंदर, हमारी लंग्स की एल्वियोलाई नहीं, यहाँ पर जो सेल्स जो ब्रेस्ट में या फिर जो मेमोरी ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं एग्जैक्टली प्रेजेंट जो कि मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एल्वियोलाई सेल्स। तो एल्वियोलाई के अंदर एग्जैक्टली जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हो रहा होता है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। The mammary glands are paired structures breasts that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumens of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out. अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि एग्जैक्टली मिल्क को फॉर्म करने में काम कर रहा है, या फिर दूसरा फैटी टिश्यू जो कि इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट कर रहा है इन सेंस बस प्रोटेक्शन दे रहा है, या फिर उसको कहीं ना कहीं बस प्रोटेक्शन का समझ लो आपको, फिर सपोर्ट देने का काम कर रहा है। मेन काम जो है मिल्क प्रोडक्शन का वो ग्लैंडुलर टिश्यू कर रहा है। और ये आप जैसे जानते हो कि मेमोरी ग्लैंड्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं सारे के सारे मैमल्स का। सारे के सारे मैमल्स को मेमोरी ग्लैंड होती ही होती हैं, इस वजह से उनको मैमोरिया वाले ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोगों के पास में मेमोरी ग्लैंड होती है प्रेजेंट। हमारी मेमोरी ग्लैंड में
दो बेसिकली आप बोल सकते हो, जब उसको आप डिवाइड करोगे या फिर इसको देखोगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो मेन पार्ट्स हैं। एक फैटी टिश्यू जो कि बेसिकली ग्लैंडर टिश्यू को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, और ये जो फैटी टिश्यू है वो हर एक इंसान के अंदर वेरिएबल हो सकता है। अगर कोई मोटा है तो ज़्यादा होगा फैटी टिश्यू, अगर कोई पतला है तो उसके अंदर फैटी टिश्यू कम होगा। और जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो एक्जैक्टली मिल्क के फॉर्मेशन में काम कर रहा होता है। मेमोरी ग्लैंड्स को हम लोग ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं नॉर्मल। और एक फीमेल के अंदर, अगर एक ह्यूमन फीमेल है बेसिकली, बिकॉज कैट के अंदर अलग अलग केस होता है ना। अगर हम बात करते हैं फीमेल ह्यूमन फीमेल के बारे में, तो हमारे अंदर दो पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड हमें देखने को, एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, दो मेमोरी ग्लैंड हमें देखने को मिलती है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की, बिकॉज फैट जो है उसका अमाउंट जो होगा वो वेरिएबल होगा इंसानों के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर पार्ट की, तो ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है इसमें एक्जैक्टली हर एक ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे एल्वेलाई होते हैं, और वे एल्वेलाई आगे जा कर के मेमोरी लोब्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब इन मेमोरी लोब्स के आगे जा कर के का जो पाथवे है ना बेसिकली, वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस एक याद रखनी है। आपको अपने पापा से पूछना है, एग्जाम्पल याद रखो, आपको अपने पापा से पूछना है कि टी डैड, ठीक है, आपको इतना याद रखना है, टी डैड, ठीक है। अब टी में से ये जो ई ए है वो हटा दो, ठीक है, और बस इतना याद रखो, टी डैड, ठीक है। अब एक्जैक्टली इसमें क्या होगा, आप इजीली याद रख सकते हो उसके बाद में चीज़ें। अब मान लो कि आपने जो एल्वेलाई जो सेल्स हैं एल्वेलाई की, उन्होंने मेमोरी का जो हमारा मिल्क है उसका फॉर्मेशन किया, तो जो ये मिल्क था वो एक्जैक्टली आगे जाके स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, जो उसके आसपास में प्रेजेंट ल्यूमेन है, जो स्पेस है उसके अंदर, जो कैविटीज़ प्रेजेंट हैं एल्वेलाई के आसपास उधर। और जब भी ये मिल्क को बाहर निकलना होगा तो ये क्या करेगा, ये ल्यूमेन से ही बाहर की तरफ जो मेमोरी लोब्स होंगे वहाँ जाएगा पहले, ठीक है। अब मेमोरी लोब के बाद कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, फिर देन मेमोरी डक्ट के अंदर, ठीक है, उसके बाद मेमोरी एम्प्यूला के अंदर, उसके बाद में लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, एंड देन मिल्क इज सक्ड आउट। सिंपल याद रखो, एल्वेलाई में मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मिल्क के फॉर्मेशन के बाद में उसके बाद क्या हुआ कि जो मिल्क था वो बाहर की तरफ जो ल्यूमेन था या जो स्पेस था उसके आसपास में, वहाँ पर उस स्पेस में स्टोर हो गया, जस्ट बनता गया और बाहर से स्टोर होता गया। जब निकलना था मेमोरी लोब्स, मतलब बेसिकली आप समझो कि मेमोरी लोब्स हैं, जैसे आप समझो कि यहाँ पे ये ब्रेस्ट है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अलग अलग करके ऐसे करके मेमोरी लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एल्वेलाई प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस एल्वेलाई ने इन सारे के सारे एल्वेलाई ने क्या किया, अपने जो मिल्क था उसको बनाया और अपने आसपास जो स्पेस था उसमें स्टोर कर लिया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जब मिल्क बाहर निकलना था तो मेमोरी लोब के थ्रू निकला पहले, उसके बाद में मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू निकला, उसके बाद में मेमोरी डक्ट के थ्रू, मेमोरी एम्प्यूला, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट, एंड देन मिल्क इज सक्ड आउट। सीक्वेंस समझ में आ गया। पहले एल्वेलाई के बाद में उसने जब बाहर मिल्क निकाला अपने आसपास में स्टोर कर लिया, देन मेमोरी लोब याद रख सकते हो एक बार को, एंड देन टी डैड याद रखो, टी डैड, ठीक है। आपको अपने पापा से चाय के बारे में पूछना है कि चाय लोगे कैसे करके, टी, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट, एंड मिल्क इज सक्ड आउट। बेबी क्या करेगा, बेसिकली मिल्क जो निपल है उसके थ्रू सक्ड आउट कर लेगा, फिर सक कर लेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब एक्जैक्टली डायग्राम देख लेते हैं। फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है तो वो दिखाया हुआ है। अगर आपने साइड से कट किया है इसको, अगर एक मेमोरी ग्लैंड को आपने कट किया है साइड से, तो आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ रिब्स, जो मसल्स होंगी बेसिकली रिब्स के बीच में, इंटरकोस्टल मसल्स, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगी पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो कि आपके पास चेस्ट की मसल है। उसके आगे आप देखोगे आपको वही सेम चीज़ यहाँ पर दे रखा है, फैट का ये बता दिया मैंने आपको काफ़ी हद तक। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी लोब है, ठीक है। मेमोरी लोब के आगे क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वही टी डैड वाला स्ट्रक्चर, जिसमें कि आई थिंक मेमोरी ट्यूब्यूल नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन उसके आगे दिखाया हुआ है मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल एंड एरुला। जो कलर्ड पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है एक निपल के आसपास, उसको बोलते हैं एरुला, ठीक है। एंड मेमोरी एल्वियोलस या फिर एल्वियोलाई, जिसमें से एक्जैक्टली मिल्क का फॉर्मेशन जो कि दिखाया हुआ है यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।